हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का मेरा मेन टॉपिक है कि 2024 में कनाडा का स्टडी वीज़ा खुद से कैसे अप्लाई करें। अभी रिसेंटली कुछ कनाडा गवर्नमेंट ने चेंजेस भी किए हैं स्टूडेंट वीज़ा को लेके। मैं उन सभी चीज़ों को भी आपको बताऊंगा, और मैंने खुद से जब 2022 में अपना वीज़ा अप्लाई किया था वो भी मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन होता है कि कनाडा का स्टडी वीज़ा कौन अप्लाई कर सकता है। अकॉर्डिंग टू IRCC सबसे पहले तो आपके पास DLI अप्रूव्ड LOA होना चाहिए। LOA मीन्स होता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेशन। मीन्स आपको जिस कॉलेज से आप पढ़ने जा रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा रहे हो, वो DLI अप्रूव्ड होना चाहिए और उसका आपके पास LOA होना चाहिए। और दूसरा कि भाई आपके पास सफिशिएंट फंड है, आप ट्यूशन फीस पे कर सकते हैं, आप वहाँ पे रह के इजिली अपने एक्सपेंसेस को हैंडल कर सकते हैं खुद से। ये तीन बातें तो IRCC सबसे पहले आप लोगों को बोलते हैं कि ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा बात आती है डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि किसी भी वीजा को अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट की, सबसे पहले तो LOA तो आपको चाहिए। साथ में अब 22 जनवरी 2024 को जो नए रूल आए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेशन भी चाहिए जिस प्रोविंस और टेरिटरी में आप पढ़ने के लिए जा रहे हो। कैनेडियन गवर्नमेंट ने IRCC ने अपनी वेबसाइट पे साफ साफ लिखा है कि अगर आपके पास 22 जनवरी 2024 को या उसके बाद कोई भी वीजा अप्लाई कर रहे हो और आपके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेशन नहीं है तो वो आपकी फाइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिनको ये अटेस्टेशन लेटर नहीं चाहिए। उनमें सबसे पहले क्या आता है, जो स्कूल के लिए अपनी स्टडी करना चाह रहे हैं कनाडा में। फॉर एग्जांपल कोई किंडरगार्टन टू 12th स्टडी के लिए वहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं, ओनली फॉर स्कूल स्टडी। दूसरा कोई मास्टर डिग्री PhD या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में जा रहे हैं। और थर्ड जो अपना स्टडी परमिट को एक्सटेंड कराना चाहता है। इन तीन केस में कोई भी अटेस्टेशन लेटर की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको अटेस्टेशन लेटर आपको जरूर चाहिएगा। बात करूँ क्यूबेक की, क्यूबेक में चलता है क्यूबेक एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट CAQ। अगर आप क्यूबेक में 6 महीने से ज्यादा की स्टडी के लिए जाते हो तो आपको वहाँ पे CAQ की जरूरत होती है। और CAQ इस लेटर की अटेस्टेशन लेटर की तरह नहीं होता। ये आपको जिस स्कूल या जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो उसकी वेबसाइट पे ऑलरेडी मेंशन होता है कि आप ये सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हो। आपको चाहिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। उसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, आपका जिस कंट्री से आपको उसका पासपोर्ट, और साथ में आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होते हैं, वो भी रिसेंटली। और उन पासपोर्ट साइज फोटो के पीछे आपका नेम, दोनों फोटो के पीछे आपका नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। जब मैंने 2022 में अपना वीज़ा अप्लाई किया था तो मैंने सिर्फ 97,000 की ITR लगाई थी। इसके अलावा मैंने कुछ भी सपोर्टिव फाइनेंस के लिए डॉक्यूमेंट नहीं लगाया था। बट अब जो रिजेक्शन इन्होंने लास्ट टाइम बहुत सारे रिजेक्शन दिए इन्होंने जनवरी इनटेक के लिए। उनमें इन्होंने एक और रीज़न क्या दिया कि हमें नहीं लगता कि आप कनाडा में सर्वाइव कर पाओगे, कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। उसके लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने IRCC की वेबसाइट पे जो फाइनेंशियली सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की लिस्ट दिया है उसमें उन्होंने सबसे पहले क्या लिखा है कि सबसे पहला प्रूफ आपको ये देना है कि अगर आपने इंडिया से या जिस कंट्री से आप हो वहाँ से पैसा आपने कनाडा के किसी बैंक में अपने नाम से ट्रांसफ़र किया है, उसका आपको प्रूफ देना है। दूसरा है GIC का आप सभी को पता है कि इन्होंने रिसेंटली अभी GIC बताई है क्योंकि कनाडा में थोड़ा एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रखे हैं। आपको GIC का भी प्रूफ देना है गवर्नमेंट को कि मैंने अपनी GIC यहाँ पे सबमिट करा दिया है। अगर आपने एजुकेशन लोन करवाया तो आपको उसका भी प्रूफ देना होगा, और आपको अपने लास्ट 4 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी देनी होगी। और अगर आपको कोई कनाडा से कोई पर्सन या फिर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली हुई है आपको उसका भी प्रूफ देना होगा। इसके अलावा गाइज आपको मिनिमम फंड भी शो करने होंगे जिसको आप बोलते हो GIC, कि आप भाई एज ए स्टूडेंट कनाडा में रहते हुए अपना सर्वाइव कर सकते हो, अपने एक्सपेंसिव निकाल सकते हो। अभी रिसेंटली GIC इंक्रीज की थी, वो की थी 75% ऑफ 2023 LICO मीन्स होता है लो इनकम कट ऑफ। जो 2023 की LICO थी वो थी 27,514, 27,514 कैनेडियन डॉलर। इसका 75% इन्होंने इंक्रीज किया था। जो अब नई GIC जो अब बच्चों को पे करनी है वो करनी है 20,635 कैनेडियन डॉलर। तो आप अगर आप सिंगल पर्सन आ रहे हो तब करनी है। अगर गाइस आप अपने स्पाउस के साथ आ रहे हो, मीन्स आप 2 पर्सन आ रहे हो, तो आपको करने हैं 25,690 डॉलर, 25,690 कैनेडियन डॉलर। तो अगर मैं बात करूँ क्यूबेक की, क्यूबेक का अपना सिस्टम थोड़ा अलग है। वहाँ पे आपको वहाँ के रूल है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। क्यूबेक में अगर आप जा रहे हो तो आपको कितनी GIC से दिखानी होगी, कितने मिनिमम फंड शो करने होंगे।
आप सिंगल पर्सन है और आपकी एज 18 साल से कम है और आप क्यूबेक में स्टडी के लिए जा रहे हैं, तब आपको दिखाने हैं 7,541 कैनेडियन डॉलर। अगर आप 18 साल या 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं तो आपको दिखाने हैं $15,078, 15,078 कैनेडियन डॉलर। सेम अगर आप अपने स्पाउस के साथ जा रहे हो, मीन्स 2 पर्सन जा रहे हो क्यूबेक में, तो आपको दिखाने हैं $22,115। आपके पास आपका IELTS का स्कोर भी होना चाहिए जो एक्सपायर नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू IRCC, वो 2 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर बात करें आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट की, सो आपने जो रिसेंटली स्टडी किया है उसका आपको सर्टिफिकेट, लास्ट सेमेस्टर की DMC और आपका प्रोफेसर का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन LOR बोलते हैं जिसको, और अगर जो आपने पिछली स्टडी की है वो भी, उसकी भी सारी मार्कशीट आपको अपने फाइल में लगानी है। इसके अलावा अगर बैकलॉग सर्टिफिकेट आप लगाते हो तो वो एक बहुत अच्छा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होता है। मैंने अपना बैकलॉग सर्टिफिकेट लगाया था। ये मैटर नहीं करता आपकी बैकलॉग थी या ना थी, बट अगर आप बैकलॉग सर्टिफिकेट को लगा देते हो सो वो एक अच्छा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होता है। बात करें LOR की, सो LOR होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। सो LOR मैंने तो मेरे प्रोफेसर से बनवा के दे दिया था, जो मेरे प्रोफेसर थे, क्योंकि एक प्रोफेसर बहुत अच्छे से आपको रिकमेंड कर सकता है फॉर हायर स्टडी। सो आप लोग भी अपने जो प्रीवियस रिसेंटली जो आपने स्टडी किया है वहाँ अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जहाँ से भी आपने किया है वहाँ पे जाके अपने HOD से या फिर अपने प्रोफेसर से आप बात कर सकते हो। उनको पूरा परफॉर्मा पता होता है कैसे कैसे LOR लिखना होता है, क्योंकि और आप वो LOR एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं और वो एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट होता है आपकी फाइल को एक अच्छा इंप्रेशन देने के लिए। अब आपको 2 साल की ITR भी लगानी है अपनी या आपके पेरेंट्स की। सो वो बहुत ज़्यादा आप मैटर करने लग गया, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि इस बार इन्होंने काफ़ी सारे जो वीज़ा रिजेक्ट किया उनमें रीज़न दिया कि हमें लगता है कि आप कनाडा में सर्वाइव कर पाओगे। सो 2 ईयर्स की आपको ITR भी लगानी है। जॉब कर रहे हैं, सो आप LOR अपने जो अपने डिपार्टमेंट के किसी हेड से जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, अपने सीनियर से भी जिनके पास पावर होती है उनसे भी बनवा सकते हैं। और अगर आप जॉब कर रहे हैं सो आपको जॉब के क्या क्या प्रूफ दिखाने होंगे। सबसे पहले आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाना होगा, आपको अपना रिलीविंग लेटर भी दिखाना होगा, आपको मिनिमम 3 मंथ की सैलरी स्लिप भी दिखानी होगी, और ये जो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर होगा वो विद इन 2 मंथ का बना होना चाहिए, ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू IRCC। आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें मेंशन होनी चाहिए, आपकी क्या पोजीशन थी, डेजिग्नेशन क्या था, वो सब चीज़ें आपकी उसमें एक अच्छे से कंपनी के लेटर हेड पे मेंशन होना चाहिए। आपके पास पास्ट के किसी जॉब का एक्सपीरियंस है तो भी आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको IRCC की वेबसाइट पे अपनी फाइल में दिखाने होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री है किसी अदर कंट्री की, सो वो भी आप एज ए सपोर्टिव अपने फाइल में लगा सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, बट एज ए सपोर्टिव आप लगा सकते हैं। इसके अलावा IRCC किन किन बैंक से, इंडियन फाइनेंशियल बैंक से पेमेंट एक्सेप्ट करता है या किन के साथ डील करता है, उसका मैं एक स्क्रीनशॉट आप लोगों को अपने डिस्प्ले पे लगा दूंगा, आप वो भी देख सकते हो ताकि आप फ्रॉड होने से बचो। अब आपको एक फॉर्म फिल करना होता है जो IRCC ने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाऊंगा और आप देख सकते हो उसमें आपकी डिटेल, आपके पेरेंट्स की डिटेल, आपकी थोड़ी पर्सनल इंक्वायरी वगैरह, मीन्स जो डाटा आपने IRCC को दिया उसको थोड़ा फिल करना होता है, वो भी आप IRCC की वेबसाइट से डाउनलोड करके भर के उसको सेंड कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, जिसको बोलते हैं SOP। SOP बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं पहले भी अपनी वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। ये ही आपकी वीज़ा को, इसी के ऊपर आपका वीज़ा डिपेंड करता है कि आपका वीज़ा क्या होगा। SOP मीन्स कि आपको वीज़ा कमिश्नर को बताना है कि आपका गोल क्या है, आप कनाडा ही क्यों जाना चाह रहे हो, कनाडा में ये प्रोग्राम क्यों चूज़ किया, और इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपके फ्यूचर प्लान क्या है। सो प्लीज़ SOP पर पूरा ध्यान देना और SOP को अच्छे से अपने एक्सपीरियंस पे लिखना, किसी से मत लिखवाना, और अच्छे से उसको 2-3 ड्राफ्ट तैयार करके अपने अच्छे से, जैसे मैंने वीडियो में बताया है, उसको देखना और फिर अपनी SOP को खुद से लिखना। SOP बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बात आती है हाउ टू अप्लाई। सो अप्लाई करने के लिए भी सेम प्रोसेस है, आपको IRCC की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको इमिग्रेशन रिफ्यूजी वाला जो फर्स्ट पेज है उसको ओपन करना है, फिर आपको स्टडी परमिट पे क्लिक करना है। स्टडी परमिट पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है हाउ टू अप्लाई, जो कि 2nd और 3rd नंबर पे होता है। फिर आपको उस पर क्लिक करना है, उस पर क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा, वहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि भाई आप कनाडा में हो या कनाडा से आउट हो, या आप अकेले आ रहे हो या स्पाउस के साथ आ रहे हो, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें डालनी है। फिर एक वो आपसे पूछेगा आप किस कंट्री से हो या कहाँ से हो,
वो जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं उसमें इंडिया डाल दूँगा, आप जिस कंट्री से हो आप वहाँ पे अपने कंट्री का नाम डाल सकते हो। फिर सबसे लास्ट में एक लोगो होगा जो मैं स्क्रीनशॉट पे आपको दिखा रहा हूँ, क्रिएट योर अकाउंट जिसको बोलते हैं जीसी का अकाउंट, या ओकेस पे जो आप पोर्टल बनाते हो जीसी की बोलते हैं जिसको, वो आपको वहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना है जिससे आप अपने फाइल को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आपकी फाइल अप्लाई हो जाती है तो उसके बाद आईआरसीसी के अकॉर्डिंग आपका उनका प्रोसेसिंग टाइम 9 वीक का है, बट 9 वीक से वो ज़्यादा का टाइम लेते हैं। मेरे टाइम पे मेरा वीज़ा 64 डेज में आया था, और उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि प्लीज़ आप 3 महीने से पहले आप अपना वीज़ा अप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मई इनटेक के लिए आ रहे हैं, सो आप फरवरी में आप अपना वीज़ा अप्लाई कर दो, अपने फाइनल सबमिशन आप वीज़ा का अप्लाई कर दो। उसके बाद फिर वो आपकी फ़ाइल का रिव्यू करेंगे, और अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट कम लगता है तो वो आपको मेल करके पूछ सकते हैं। बट उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि भाई अगर हमें कहीं पे कुछ डाउट होता है, हमें कोई डॉक्यूमेंट कम लगता है, वो आपको इंटरव्यू के लिए भी बुला सकते हैं। वो अब जहाँ जिस कंट्री से आप हो उस कंट्री की एम्बेसी में उनके जो ऑफिसर्स होते हैं, सो वो वहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए भी बुला सकते हैं। बट ऐसा बहुत रेयर चांस होता है कि होता है किसी का इंटरव्यू होता है, बट उन्होंने अपने वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है। बट उन्होंने सेकंड ऑप्शन ये भी लिखा हुआ है कि भाई हम आपसे वो सपोर्ट डॉक्यूमेंट मांग भी सकते हैं, वो आपको टाइम भी देते हैं। पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ अपनी फाइल को जब आप पूरे सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर दो तभी लॉन्च करना, क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपका मिस होता है या कोई डॉक्यूमेंट की कमी रहती है तो उसमें आपके प्रोसेस में डिले होगा, उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होगे। ये आईआरसीसी ने भी अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। सो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करो, उसके बाद फाइनल सबमिशन करना, ताकि आपका सारा टाइम प्रोसेस टाइम टू टाइम ही। कराने के बाद आपको अपना मेडिकल भी कराना है और अपनी बायोमेट्रिक भी करानी है। मेरे टाइम पे मेडिकल के 4,000 रुपये लगे थे, और मेरा मेडिकल चंडीगढ़ हुआ था, सॉरी मोहाली में, मैक्स हॉस्पिटल था आई थिंक। और अभी भी इतनी फीस है, 4,000 से 5,000 के बीच मेडिकल फीस है। और बायोमेट्रिक भी आपको अपनी बायोमेट्रिक भी ऑनलाइन आपको डेट ले लेनी है। सो इस फाइल करने के बाद आपको मेडिकल और बायोमेट्रिक भी करानी है। और बायोमेट्रिक जो होती है वो 10 साल तक वैलिड होती है। एक बार आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है तो आपको 10 साल के लिए वो वैलिड होती है। अगर आपको अपने कोई अपडेट करना है फाइल में, जैसे आपको अपना एड्रेस चेंज किया वो अपडेट करना है, आपने मोबाइल नंबर चेंज किया वो अपडेट करना है, आपने अपनी ईमेल आईडी चेंज किया है, वो सब भी आप अपने जीसी अकाउंट में चेंज कर सकते हो। बट वो आपको करना है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके। कुछ भी चीज़ अगर आप मिस करते हो सो उसमें आपकी प्रोसेस जो डिले होगी उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होगे। सो प्लीज़ बी केयरफुल। गाइस अगर आपको अपनी एप्लीकेशन ट्रैक करनी है तो आप एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैकर का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको यूसीआई नंबर मिलेगा। यूसीआई होता है यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफायर, और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर आप लोगों को पता है जिस दिन आप फाइनल सबमिशन करते हो अपने वीज़ा प्रोसेस का, सो उस दिन आईआरसीसी आपको एक एप्लीकेशन नंबर देती है जिससे आप अपनी फाइल को चेक करते रहते हो कि मेरी फाइल कहाँ तक प्रोसीड हुई है। जो मैंने स्क्रीनशॉट अपने डिस्प्ले पे लगाया ये स्टेप, जिससे आप आईआरसीसी की वेबसाइट पर जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और अपने फाइल को प्रोसेस कर सकते हो, और अपने सारे स्टेप टू स्टेप अपने डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ कैसे डॉक्यूमेंट लगाना है, कौन सा फॉर्म आपको फिल करके आईआरसीसी को देना है, और स्टेप टू स्टेप आप अपना सारा प्रोसेस खुद से कर सकते हैं। और जब आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है तो आपको वो ईटीए भेजता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रैवल ऑथराइजेशन। सो फिर आपको अपना पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए भेजना होता है वीज़ा ऑफिस में, और आपका पासपोर्ट 30 दिन के अंदर अंदर स्टैंप होकर आ जाता है। मे बी 20 से 15-20 दिन के अंदर अंदर आ जाते हैं स्टैंप हो गए। सो फिर आप कनाडा में ट्रैवल करने स्टडी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और जब आप कनाडा आते हो सो एयरपोर्ट पे आपको अपना स्टडी परमिट मिल जाता है। अब बात करते हैं कि इस वीज़ा प्रोसेस में आपके एप्लीकेशन कितनी फ़ीस लगती है। सो एप्लीकेशन फ़ीस होती है $150 कैनेडियन डॉलर, और बायोमेट्रिक फ़ीस होती है 85 अगर आप सिंगल पर्सन बायोमेट्रिक करा रहे हो। अगर आप 2 पर्सन हो मीन्स आपका स्पाउस भी साथ है तो आपकी बायोमेट्रिक फ़ीस होती है $170 कैनेडियन डॉलर। अपनी पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप आईआरसीसी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो हाउ टू पे वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। वहाँ पे उन्होंने स्टेप टू स्टेप लिख रखा है कि वो कैसे पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। गाइस इस वीडियो में मैंने अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस आईआरसीसी की वेबसाइट की रिसर्च आप लोगों को बताई है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आप अपने वीज़ा प्रोसेस को खुद से कर पाओगे। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपकी फाइल जेन्युइन है और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, प्लीज़ अपने वीज़ा प्रोसेस को खुद से करना, अपनी एसओपी को अच्छे से लिखना, अपने कॉलेज को अपने कोर्स को अच्छे से चूज़ करना ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये वीडियो आपके आई होप कि भाई 15 से 20 हज़ार रुपये तो बचाएगी, साइड बाय साइड आपको फ्रॉड होने से भी बचाएगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई इन्फॉर्मेशन मेरे से छूट गई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।